तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 आ भी चुका है और लगता है मैंने वीडियो बनाने में 3-4 हफ्तों की देरी कर दी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कोई भी चीज़ को ना करने से उसे देर से करना बेहतर है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजन 2 की नहीं बल्कि सीजन 1 की, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है कि जब मैंने सोलो लेवलिंग का मानव पहली बार पढ़ा था 2021 में, तो पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक मैंने पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दी थी एक दिन में। और जब मैंने न्यूज़ सुना था कि सोलो लेवलिंग का एनिमे बन रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि आखिर कैसे बनाएंगे ये लोग, क्योंकि A1 पिक्चर्स जो स्टूडियो है वो बनाने वाला था इसे। और A1 पिक्चर्स जाना चाहता है बहुत सारे नोटेबल वर्क के लिए, लाइक कागुया-सामा, लव इज वॉर, इरेज्ड, ब्लैक बटलर ऐसे एनिमेस के लिए। हाँ चलो ये अलग बात है कि मैं इसको मैपा या फिर मैड हाउस जैसे स्टूडियो से बनने में ज़्यादा पसंद करता, लेकिन कोई बात नहीं, एनिमे बन तो रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो वीडियो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है जो हैं एक एनिमे ओनली पर्सन। और एनिमे ओनली पर्सन वो होते हैं जो मांगा और मैनवा जैसे चीज़ों से उनका दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं होता। चलो आखिरकार बात कर ही लेते हैं कि एनिमे कैसे प्रोग्रेस कर रही है व्हेन कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल स्टोरी, और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो एनिमे ने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो एनिमे ने कट आउट कर दिए हैं व्हेन कंपेयर टू ओरिजिनल स्टोरी। तो जैसे कि मैंने एनिमे का पहला एपिसोड प्ले किया, मैंने देखा कि स्टोरी स्टार्ट हुई है एक फ्लैशबैक से, और ये फ्लैशबैक था थर्ड जेजू आइलैंड रेड का, जहाँ पे सारे कोरिया के गिल्ड्स और उनके हंटर्स इंक्लूडिंग E रैंक टू S रैंक जा रहे होते हैं जेजू आइलैंड में ताकि वो वहाँ का S रैंक गेट क्लोज कर सके। अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि सारे हंटर्स दिक्कत में पड़ चुके हैं क्योंकि वहाँ के जो एंट मॉन्स्टर्स थे वह सोच से ज्यादा ताकतवर निकले, और जब सारे एंट्स मिलके यहाँ पे हंटर्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं तो तभी इंट्रोडक्शन होता है मिन ब्यंग क्यू का, जो है व्हाइट हंटर गिल्ड का S रैंक हंटर, जो कि रियलिटी में एक हीलर टाइप है लेकिन ठीक ठाक फाइटिंग कर लेता है। उसके बाद एक ऐसा हंटर जिसके हाथ पे वोल्वरिन जैसे क्लॉज बने होते हैं और जहाँ से इलेक्ट्रिकल अटैक्स निकल रहे होते हैं, तो इसका नाम है युनसुक। ये भी एक S रैंक हंटर है व्हाइट टाइगर गिल्ड का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलि का बकरा बन जाता है जेजू आइलैंड के थर्ड रेड में। उसके बाद हमको थर्ड S रैंक हंटर दिखता है बेक युनहो, जो कि गिल्ड मास्टर होता है व्हाइट हंटर्स गिल्ड का। उसके बाद हमको नेक्स्ट सीन में बताते हैं चॉय जोगिन के बारे में, जो कि एक्चुअली में है हंटर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फायर टाइप मेज है। उसके बाद चॉय जोगिन अपने सारे हंटर्स को अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम पहुंच जाते हैं 3 साल बाद, दैट इज प्रेजेंट डे में, एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास। तो ये जितना भी फ्लैशबैक का 4 मिनट का पार्ट था वो एनिमे ओनली है, क्योंकि इसके बारे में मानवा में कुछ डिटेल में समझाया गया या फिर बताया गया नहीं था। फिर स्टोरी कंटिन्यू होती है अकॉर्डिंग टू मानवा, जहाँ पे थोड़े बहुत साइड कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है और फिर आया है हमारा हीरो, दैट इज संगजिन वू। तो फिर जैसे ही हंटर संगजिन वू कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचता है तो सारे उसका वेलकम करते हैं, कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ हालचाल पूछता है। तो इतना हल्ला मचते हुए देख के हंटर बक पूछता है हंटर किम से कि क्या ये बंदा एक स्ट्रॉन्ग हंटर है। तो उसके बाद हंटर किम बोलता है कि नहीं, ये तो इसका उल्टा बोल दिया तुमने, ये तो सबसे वीक हंटर है पूरी दुनिया का। और फिर हंटर किम समझाता है कि अगर तुमने हंटर संगजिन वू को किसी डंजियन गेट के सामने देख लिया तो समझ लो कि वो वन ऑफ द इजीएस्ट रेड में से एक होगी। फिर हंटर किम और हंटर बक आपस में बोलते हैं कि चलो हंसी मजाक यहाँ तक खत्म करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा हो गया तो शायद संगजिन वू सुन ले। उसके बाद एनिमे में एक छोटे से कॉमेडिक एलिमेंट को मिस कर दिया था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, और वो ये है कि संगजिन वू उधर के फूड ट्रक के पास जाता है कॉफी ऑर्डर करने के लिए, लेकिन उसका ओनर कह देता है कि कोई कॉफी बची नहीं है आपके लिए। फिर संगजिन वू अपनी हालत को कोसते हुए चेहरा लटका के आगे बढ़ जाता है। तो उतने में एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जलीस जूही, जो कि एक व्हाइट टाइगर गिल्ड की B रैंक हीलर है, और इसको हमेशा संगजिन वू के पीछे पड़ा रहना पड़ता है क्योंकि इजीएस्ट ऑफ द गेट्स में भी हंटर संगजिन वू की हालत बहुत खराब हो जाती है। और फिर ये दोनों लोग एक जगह पे बैठ के गप्पे मारने लगते हैं, और उतनी ही देर में एक और नए बंदे की एंट्री होती है और वो इकट्ठा करता है सारे लोगों को डंजियन गेट के आगे, और फिर सभी से पूछता है कि क्या किसी को एतराज़ है कि मैं इस डंजियन रेड का लीडर बनूं। तो सभी उस बात से एग्री करते हैं कि उसी को लीडर बनना चाहिए क्योंकि वो C रैंक मेज है। तो इसी के साथ सारे एक के बाद एक डंजियन गेट में घुस जाते हैं, और इसके बाद के सारे पैरेंट्स एनिमे में परफेक्टली उतारे गए हैं, और मैनवा में स्टोरी वाइज चैप्टर हो जाता है यहाँ पे खत्म। और फिर एनिमे में यहाँ पे एक और एनिमे ओनली सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स पे, जहाँ पे एक और नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, और वो है चेयरमैन गोगन ही। हालांकि अपने जमाने में वो द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होता है, लेकिन अब बुढ़ापे के कारण ये सब सारी चीजों को छोड़ के अब एज ए चेयरमैन एक्ट कर रहा होता है सारी कोरिया के गिल्ड्स के लिए। और पता नहीं क्यों गोगन ही को इतनी जल्दी एनिमे में दिखा दिया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर इवेंट्स के लिए। और मैनवा में इस कैरेक्टर को 63rd चैप्टर के अराउंड दिखाया गया था, जब संगजिन वो अपना सेकंड हंटर रीइवैल्यूएशन एग्जाम दे रहा था S रैंक प्रमोशन के लिए। उसके बाद एनिमे में डायरेक्टली डंजियन के सीन्स दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले 3-4 सीन्स मिस कर दिए थे, तो मैं उन्हीं की बात करता हूँ अब। तो डंजियन गेट के बाहर सब लोग पैकअप कर ही रहे होते हैं कि उतने में फोकस जाता है कॉफी वाले के ऊपर, जो बोलता है कि वो गिल्टी फील कर रहा है क्योंकि उसने संगजिन को कॉफी नहीं दे सका। फिर उतने में उसका दोस्त आके पूछता है कि आखिर है क्या इस डंजियन गेट का लेवल। फिर कॉफी वाला बंदा बोलता है कि गेट का रैंक तो है D लेवल, लेकिन हम बात कर रहे हैं संगजिन वू की, जो हर दम मार लगा के आता है बाहर। फिर उसका दोस्त बोलता है कि चलो
आसानी होगा ये गेट, क्योंकि बहुत सारे हाई लेवल हंटर्स भी तो गए हैं उसके साथ। तो इसी तरह से वो सीन होता है खत्म। उसके बाद हमें एनिमे में दिखाया जाता है कि जिन्बू जैसे तैसे करके एक गॉब्लिन को हरा के उसका मैजिक क्रिस्टल लेके हाथ में देख रहा होता है कि चलो एक मैजिक क्रिस्टल तो मिला। और इसी मौके का फायदा उठा के एक गॉब्लिन सडनली अटैक करता है और जिन्बू के पेट में एक चाकू घोंप देता है। फिर जूही की चीखें सुन के हंटर बग भागते हुए आता है और गॉब्लिन को ठिकाने लगाता है। फिर यहाँ से जो भी सीन्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है व्हेन कंपेयर्ड टू द मानवा। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़े बहुत कॉमेडिक सीन्स को यहाँ पे सीरियस टोन दे दी गई है। और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है एनिमे में व्हेन कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल स्टोरी। एनिमे में हमको गोगन ही एक्सप्लेन करता है कि कैसे मैजिक क्रिस्टल्स सारे इकोनॉमी को रन कर रहे हैं वहाँ के सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में। तो वैसा एक सिमिलर सा एक्सप्लेनेशन सॉन्गच्यूल देता है मानवा में, और बताया जाता है कि कैसे एक सी रैंक गेट में आपको मिल सकता है 10 मिलियन वन का क्रिस्टल। फिर सारे मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने के बाद सब लोग अपने अपने मैजिक क्रिस्टल्स उठा रहे होते हैं। उतने में ही एक और हंटर आके बोलता है कि उसको एक नया रास्ता दिख रहा है डंजियन के अंदर। फिर सॉन्गच्यूल और सारे रेड मेंबर्स आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि आखिर है क्या उस रास्ते पे। और पता नहीं कॉस्ट कटिंग है या क्या, लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट या छोटा सा डिटेल मिस कर दिया है एनिमे में, और वो ये है कि सॉन्गच्यूल अपना फ्लेम मैजिक यूज करके एक फायरबॉल फेंकता है गुहा के डायरेक्शन में ताकि देख पाए कि अंदर आखिर है क्या। उसके बाद सॉन्गच्यूल सारे लोगों को इकट्ठा करके बोलता है कि ये तो एक डबल डंजियन निकला। और फिर इसके बाद के सारे सीन्स एनिमे के अंदर ठीक ठाक ही उतारे गए हैं। और फिर अगले ही सीन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को बस ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जैसे वो हलवा हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूजिन हो के बारे में। इवन दो साइड कैरेक्टर है लेकिन इसके बिना आगे स्टोरी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो हम लोग इसको बैटमैन मान सकते हैं और संग जिन-वू को सुपरमैन। अब इससे ज्यादा कुछ बोलना मतलब स्पॉइलर ही हो जाएगा सब कुछ। और इसके बाद सीन सडनली चेंज करके दिखाया जाता है कि दोनों लोग बाइक पे बैठ के किसी का पर्स छीन के भाग रहे होते हैं, और पता नहीं कहीं से एक लेडी कूदम पट्टी करते हुए आती है और उनके पास से वो बैग वापस छीन लेती है। बाद में देखने में पता चलता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि हंटर्स गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर है, हंटर चाहेन, जो कि कोरिया के सारे एस रैंक हंटरों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर मानी जाती है। और जब कोई कैरेक्टर को इतना धूमधाम से दिखाया जा रहा है तो समझ जाओ कि मेन कैरेक्टर की कुछ ना कुछ लगती है। उसके बाद हमको एक और कैरेक्टर दिखाते हैं जो थोड़ी बहुत रिलेवेंट है स्टोरी में। तो एक्चुअली में हानसोंग ही है जो कि है जिन्वू के बहन की दोस्त। तो इसका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है स्टोरी को आगे बढ़ाने में। उसके बाद हंटर एसोसिएशन में थोड़ा बहुत एक प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है गोगन ही का, जो कि है एनिमे ओनली, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये मानवा में कहीं पे भी मैंने देखा नहीं। तो यहाँ तक हो जाते हैं सारे एनिमे ओनली सीन्स, और इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू करती है अकॉर्डिंग टू द मानवा, जहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू होती है संग जिन-वू के पास और सारे लोग आखिरकार पहुंच ही गए होते हैं डबल डंजियन के अंदर। और फिर हमें एनिमे में लगभग सेम ही देखने को मिलता है जो कि मानवा में बताया गया है, जहाँ पे सब सारे लोग डंजियन के अंदर घुसते हैं और सारे स्टैचूज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और जब संग जिन-वू आंख से आंख मिलाता है उस बड़े स्टैचू के साथ तो वहाँ पे खत्म होता है चैप्टर 2 ऑफ मानवा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एवरी एनिमे एपिसोड में ऑलमोस्ट 2 या 3 चैप्टर्स कवर होने वाले हैं। तो अगर इसी लॉजिक से देख तो कुल मिला के 175 चैप्टर्स है मानवा। 175 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा अराउंड 58। तो हम लोग शायद एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि 58 या 60 एपिसोड्स के अंदर सारा एनिमे कंप्लीट कर देंगे ये लोग। तो कुल मिला के 4 या 5 सीजन समझ लो। लेकिन अंत में सब तो शेख चिली के ख्वाब ही हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं ये लोग एनिमे का। तो ये था सोलो लेवलिंग एनिमे एपिसोड 1 का इन डेप्थ रिव्यू। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और अगर ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। すぐに戻ってくるよ。